जैसे वो आया थप्पड़ मारे, बेल्ट से मारा, मेरे को नंगा किया, मारते रहा है। और जब मेरी मतलब उसने इतना मारा, पेशाब निकल गई मेरी। फिर जब मेरी पेशाब निकल गई, फिर उसने वो पेशाब मेरे से पिलवाई। क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि भैया कोई इस दुनिया को छोड़ के चल जाए तब आप उसके लिए कैंडल मार्च करोगे, तब उसके इंसाफ की मांग करोगे? उस चौकी इंचार्ज को कॉल करके मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुना रहे थे पुलिस वाले। अब सबको पता है ये पुलिस पे वीडियो बनाता है, तो डायरेक्ट संपर्क करते थे कि भाई मेरे साथ ही हो गया, आप इस पे कुछ हेल्प कर दे, वीडियो बनाते। कुछ लड़कियां तो ऐसी भी आती थी कि घर में मत बताना कि हम पुलिस स्टेशन गए, या तो घर में दिक्कत नहीं हुई। मैंने कहा मैं केस अब थलवा लूँ और मैं पुलिस पे वीडियो बनाता हूँ, कार्रवाई नहीं हुई तो देख लो तुम्हारी पोल को ढंग से। ऐसा ही नहीं है कि खाली सोशल मीडिया पे वीडियो ही बनाई है, ऐसा नहीं। रियलिटी में ग्राउंड पे भी आपने मदद करी है लोगों की। सारे के सारे पुलिस वालों ने मेरी पीठ पे पाँव रखा था, फिर मेरे पाँव उल्टा किया तो यहाँ पे छिलने के निशान हो रखे थे, यहाँ हो रखे थे छिलने के निशान। कहाँ तक आपको ये सही लग रहा है कि एक व्यक्ति पुलिस के गलत कामों के ऊपर वीडियो बनाता है और उसको इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है? सबको पहले बाहर भेजा उसने कि तुम बाहर जाओगे, फिर पेशाब किया उसने सामने से। हाँ, ये आगे यहीं से सर में पेशाब किया। मारते डंडे मारते कोई बात नहीं, हाथ तोड़ देते, पाँव तोड़ देते, कुछ भी कर, मतलब ये तो इन्होंने मतलब एनकाउंटर से ज़्यादा ही कर देना। पूरा जो घटनाक्रम जो आपके साथ हुआ, कैसे हिम्मत आई आपके अंदर कि ये आप लोगों को बताओ? फिर थूका उसने, फिर पिलाया। जब मैं नहीं पी रहा था तो फिर डंडे मार रहे हुए। ये बाबू खान अपने हाथ पे ब्लेड से खरोच मारने लगा। ये देखो कैसा चौड़ा होकर वीडियो बनाता है। ये देखो पुलिस पे जो वीडियो बना रहा था मैं, वो वीडियो दिखाने लगा पुलिस वालों को और फिर डंडे से मारने लगा। ये जब चंबा लेकर गए ना मेरे को थाने में, इन्होंने 120 रुपये डाले मेरी जेब में। तो कैमरे पे भी नहीं बता सकता आपको, ऐसी गंदी गंदी चीज़ें उसने की है। तो जेल के वो थे पुलिस ऑफिसर, वो भी मतलब उन्होंने बोला कि यार मतलब ध्यान रखना कि इसका सपोर्ट में थे मतलब। तो भैया जेल का CCTV फुटेज निकलवा लो ना और देख लो उसमें कि किस किस को बताया सबसे। आपकी माता जी कितने दिनों के बाद आती मिलने आपसे? पुलिस वालों ने मेरे घर में बताया ही नहीं कि इसको हमने जेल में डाल दिया। अगर जांच होगी तो हर चीज बाहर आएगी। जज साहब ने बोला कि आपको न्याय मिलेगा। फिर किसी दूसरे अंकिता भंडारी के पिता को दौड़ाएंगे इधर उधर। आज यहाँ पे बंदा खड़े होकर अपनी कहानी बता रहा है, वो बता रहा है कि उसको प्रताड़ित किया गया है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। क्यों लोग साथ नहीं दे रहे हैं? UKD ने किया मेरी मदद, UKD ने। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने कम से कम बोला। तो आज हम अगर केशव भाई के इंसाफ की मांग नहीं करेंगे तो ये कल आप में से भी किसी के भाई या बहन के साथ हो सकता है। इंसाफ कब होगा? जब मेरे केस में CBI जांच होगी। खाता में तो 2 मिनट में हो रहा है ये केस। ये केस है कोई? अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पुलिस वाले झूठ बोल रहे, होता है ना, ये कन्फ्यूजन होता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले नार्को टेस्ट करवा लो। नार्को टेस्ट भी होगा, नार्को टेस्ट मेरा भी करवाओ, और अगर नार्को टेस्ट में ये पता चलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ तो फिर करवाओ CBI जांच। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक भट्ट स्वागत करता हूं देहरादून अनफिल्टर्ड के नए पॉडकास्ट में। और आज जो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं वो है केशव थलवाल जी, जो कि खुद के इंसाफ की मांग के लिए उत्तराखंड में यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। केशव थलवाल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हम सभी तक ये बात पहुँचाई कि उनको पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया। उसी के बारे में आज पूरा पॉडकास्ट होने वाला है। और क्या कहानी रही केशव थलवाल की, उसके बारे में आज हम केशव थलवाल के मुंह से ही जानेंगे। केशव थलवाल भाई, सबसे पहले तो स्वागत करता हूं आपका। आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। काफ़ी परेशान लग रहे हो आप, जैसे मैं देख रहा हूं। जब जितनी देर से मैं आपसे मिला हूं तब से आपके चेहरे पे एक उदासी मेरे को नज़र आ रही है। अगर हम बात करें आज की, आज का दिन आपका कैसा रहा? आप कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा वो बताइए। मैं टिहरी कोर्ट से आ रहा हूँ। टिहरी कोर्ट से? तारीख थी मेरी आज। कौन से नंबर की तारीख थी? होगी 14-15 तारीख। मतलब 14-15 बार आप कोर्ट चले गए हैं। तो कैसा रहता है कोर्ट जाना? मतलब सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते थे आप, और अब जो है उसी की वजह से आज 14 राउंड आपके कोर्ट के लग चुके हैं। 14 राउंड, अभी तो पता नहीं कितने राउंड लगते हैं। यही है कि मेरी मांग थी कि जो जांच हो मेरे केस की, ये कोर्ट की निगरानी में हो जांच। कोर्ट की निगरानी में हो। CBI जांच की मांग थी मेरी, और नार्को टेस्ट की थी। नार्को टेस्ट हो इनका पुलिस वालों का हो, मेरा हो, सबका हो, मतलब ये मांग थी। और देखते हैं क्या होता है। केशव भाई, थोड़ा पीछे चलते हैं। आपको मैं इंस्टाग्राम पे देखता था। इंस्टाग्राम पे आप
एक जेसीबी पे बैठे रहते थे और उस पे बैठ के आप बुलंद अपनी आवाज़ से मुद्दे उठाया करते थे उत्तराखंड के, और खासकर मैं देखता था आप पुलिस के खिलाफ काफ़ी कुछ बोलते थे। तो कैसे उसकी शुरुआत हुई और क्यों आप पुलिस के ऊपर ही ज़्यादातर वीडियोस बनाते थे, उसके बारे में आप अगर बता पाए मेरे को। 2020 से शुरू हुई ये कहानी। अच्छा 2020 में मेरी एक शिकायत थी, अच्छा कुछ शिकायत थी मेरी, और लमगांव थाने में गया और कम से कम 2-3 महीने तक चक्कर मारे वहाँ थाने में। तो आपने एफआईआर रिपोर्ट करवाई थी वहाँ पे? ना हाँ, एफआईआर ही करवा रहा था। अच्छा। लेकिन वो एफआईआर कर ही नहीं रहे थे। अच्छा, तो इसलिए आपका पुलिस के पास राउंड लग रहा था, बार बार राउंड लग रहा था। काफ़ी बार रोया मैं वहाँ पुलिस वालों के सामने बैठ के कि लिख दो मेरी एफआईआर। क्या शिकायत थी आपकी केशव भाई? थी कुछ पर्सनल है कुछ? हाँ, ठीक कुछ है। बोला नहीं चाहता क्योंकि किसी औरों की भी प्राइवेसी होती ठीक है। है ठीक है ठीक है। लेकिन बहुत रोया मैं थाने में, और फिर किसी ने मेरे को बोला कि डायरेक्ट कोर्ट में जाओ अच्छा और वहाँ से होगी कि एफआईआर। अच्छा, किसने बोला ये आपको? ये हमारे कोई ठेकेदार थे। ठीक ठीक ठीक। उन्होंने बोला कि डायरेक्ट कोर्ट में जा और वहाँ से एफआईआर होगी। ठीक है। फिर गया मैं कोर्ट में, वहाँ वकील तो रहते ही हैं, तो मिला मैं वकीलों से। फिर उन्होंने एक शिकायत एसएसपी को दी, और फिर एक मेरे ख्याल से जज थे वहाँ, फिर किसी ने उनसे मिलवाया हमें। फिर उन्होंने एसएसपी को हड़काया, मतलब डांटा बहुत है। अच्छा, वो जज साहब ने कि तुम एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हाँ, हो, हाँ। इनकी शिकायत क्यों नहीं लिख रहे। फिर जब डांटा एसएसपी साहब को, तो फिर लमगांव थाने से मेरे को कॉल आया कि अच्छा। आप थाने में आओ, आपकी एफआईआर हम लिख रहे हैं। ठीक है। फिर गया लमगांव थाने में, फिर एफआईआर लिखी उन्होंने मेरी। उसका लिख दी थी एफआईआर? वो कोर्ट में जाने के बाद। तो कितना प्रोसेस लगा था, कितना लंबा टाइम आपको लग गया था? 3 महीने बाद लिखी गई मेरी एफआईआर। पर लिख दी थी उन्होंने? हाँ, उन पुलिस वालों ने तो तब लिखी ना जब वहाँ से कोर्ट से जब ऑर्डर आया? हाँ, डांट पड़ी जब एसएसपी को, तब किया उन्होंने, फ़ोन किया आ जाओ थाने में। और फिर भी जब मैं थाने में गया तो वो बोल रहे कि तुम्हें भी चक्कर मारने पड़ेंगे कि कोर्ट में। मैंने कोई दिक्कत नहीं, मार लेंगे हम। फिर लिख दी थी उन्होंने एफआईआर, और ठीक है। फिर कार्रवाई हो गई थी। फिर कार्रवाई हो गई थी। उसके बाद फिर वीडियोस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वीडियो तो इसलिए बनाना शुरू किया ना मैंने कि मैं उस टाइम बहुत रोया था थाने में। अच्छा। बहुत पाँव पड़ा पुलिस वालों के कि कर दो, इस पे कार्रवाई कर दो, मेरी शिकायत पे बहुत रोया था मैं। फिर मेरे को वो टाइम याद आया कि न जाने मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग ऐसे ही रोते होंगे थाने में, जिनकी सुनवाई नहीं होती होगी, जिनकी मतलब एफआईआर नहीं, सुनवाई नहीं होती, एफआईआर नहीं लिखते। तो मैंने सोचा कम से कम एक, और हाँ, कोई पत्रकार भी इस पे आवाज़ नहीं उठाता। कोई पत्रकार हो, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो जो सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाता हो, तो कोई भी पुलिस के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। और 2020 में आपने ये चीज़ देखी? आपने ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि कोई भी पुलिस पर वीडियो बनाता ही नहीं है। और कम से कम एक अकाउंट तो ऐसा होना चाहिए कि जो पुलिस पर वीडियो बनाए, और कम एक डर पुलिस वालों को हो कि अगर हमने कार्रवाई नहीं किया, हमने कुछ गलत काम किया, तो हमारी वीडियो आ जाएगी। तो मैंने सोचा कि कोई तो बनाता है नहीं, मैंने कहा चलो मैं ही बना लेता हूँ। फिर 2020 से मैं पुलिस पर वीडियो बनाना मैंने चालू कर दी। जो गलत चीज़ करते थे उसके खिलाफ? हाँ, मतलब जैसे किसी ने एफआईआर नहीं लिखी, किसी ने रिश्वत खा ली, किसी पुलिस वाले ने किसी को थप्पड़ मार दिया। और 2020 की बात है, वहाँ एक एसएचओ थे विनोद राणा, कि कहाँ, टिहरी में? लमगांव थाने में। ठीक है। जिन्होंने मतलब मेरी एफआईआर लिखी ना उस टाइम, हाँ। वो उस टाइम वही थे। कुछ दिन बाद या महीने बाद उन्होंने किसी को थप्पड़ मार दिया लमगांव थाने में। अच्छा। काफ़ी हल्ला भी हुआ था। अगर आप सर्च करोगे लमगांव में विनोद राणा ने एक व्यापारी के बेटे को थप्पड़ मारा, तो वो पोस्ट आ जाएगी। अच्छा। तो काफ़ी हल्ला हुआ था लमगांव मार्केट में। थप्पड़ क्यों मारा था उन्होंने? अब पता नहीं। अच्छा। थाने के अंदर थप्पड़ मारा तो व्यापारी ने चक्का जाम कर दिया वहाँ पे। तो मैंने सुना किसी से कि ऐसी बात हो गई, तो मैंने वीडियो बनाई उसमें। मैंने उसमें वीडियो बना दी कि ये देखो कि लमगांव के थाने के जो अध्यक्ष हैं, थाना अध्यक्ष हैं विनोद राणा, उन्होंने थप्पड़ मार दी। और ऐसी वीडियो मैंने उन पर बना दी। हाँ। और फिर उसके कुछ बाद मेरा किसी के साथ ऐसी मतलब झगड़ा हुआ था, जिसके खिलाफ मैंने एफआईआर क्या लिखवाई थी, जिसके खिलाफ मैंने एफआईआर लिखी, उसका चाचा ताऊ के साथ कुछ दिन बाद मेरा मार्केट में झगड़ा हो गया। आमने सामने? हाँ, आमने सामने झगड़ा हो गया। तो मैं गया लमगांव थाने में। अब मैंने वीडियो तो बना दी विनोद राणा पे, पहले से बना रखी थी वो वीडियो तो बना दी। अब मैं हेल्प मांगने भी उन्हीं के पास जा रहा हूँ कि मेरे साथ झगड़ा हो गया है। तो उन्होंने मेरी एफआईआर नहीं लिखी, और फिर अगले दिन उनको बुला के मेरे खिलाफ एफआईआर डाल दी। अच्छा। फिर वो केस चला 1 साल तक, और उस केस में मैं बरी हुआ। मैं
अच्छा, बरी हुआ उस केस में। और जब 1 साल तो वो केस कोर्ट में चल रहा था आपका? हाँ, वहीं प्रतापनगर कोर्ट में। प्रतापनगर कोर्ट में चला? हाँ, तो उसमें आप तारीख पे जाते होंगे? तारीख पे गया मैं और वो केस बरी हो गया था मेरा। अच्छा, मतलब वो खत्म हो गया था केस? दोष मुक्त कर दिया था। कब हुआ था ये केस खत्म आपका? ये 2021 में हुआ था शायद। 21 में खत्म हो गया था, ठीक है। 21 में। ठीक है। तो ये केस खत्म हो गया। और उस दौरान आप वीडियोस बना रहे थे नहीं, इंस्टाग्राम पे? जब ये केस किया ना मेरे पे, हाँ। वीडियो बनाना एकदम छूट गया मेरे से, क्योंकि तारीख पे चक्कर। तो थोड़ा डर भी गए था? नहीं, डरा नहीं मैं, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था? टाइम नहीं मिल पाया ना। अब नौकरी भी करनी है, तारीख पे भी जाना है। फिर कुछ माँ भी बोल रही थी कि मत कर पे, अभी फिलहाल मत कर। तो आप उस टाइम रुक गए 2021 में जब ये केस चला? हाँ, मैं फिर रुक गया। ठीक है। फिर क्या हुआ कि उसी दौरान 2021 में मैंने एक वीडियो हिंदोला खाल पे भी बनाई थी। अच्छा। थाना अध्यक्ष हिंदोला खाल जितेंद्र कुमार पे। अच्छा। और किसी ने मेरे को व्हाट्सएप पे उनकी रिकॉर्डिंग भेजी थी। किसी से 10,000 की रिश्वत ले रहे हैं, किसी से 15,000 की ले रहे हैं, किसी से 20,000 की ले रहे हैं। तो वो रिकॉर्डिंग वो करके मैंने जितेंद्र कुमार को, मतलब वो ऐसी पक्का पत्रकार के तरीके से तो नहीं बोलता था मैं। जी। जैसे बोलते पत्रकार, थोड़ा मतलब अपने हिसाब से, अपने हिसाब से, जैसे बीच में कुछ कॉमेडी डाल दिया, रोस्ट मार दिया, इस हिसाब का मैंने वीडियो बना दिया। और वीडियो पहुंच गई हेड ऑफिस तक। अच्छा। देहरादून। और अच्छा। फिर उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया, जितेंद्र कुमार को। अच्छा, मतलब उस वीडियो का इतना असर हो गया है? सस्पेंड हो गए वो। और कितना टाइम लगा था इस वीडियो को वहाँ हेड ऑफिस तक पहुँचने में? 3 दिन में सस्पेंड। 3 दिन में एक वीडियो से? क्या बात है। अच्छा। तो सस्पेंड हो गए तो फिर मेरे बयान भी हो रखे वहाँ। CO टीरी सुरेंद्र प्रसाद बलूनी थे, तो मेरे बयान भी हो रखे थे। तो अब ये देख लो कि जब मेरे को इसी केस में पीटा जा रहा था ना, तो उस चौकी इंचार्ज को कॉल करके मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुना रहे थे पुलिस वाले कि सुनो अब इसकी आवाज़, जिसने तेरे को सस्पेंड करवाया। तो अभी भी वो पुलिस वाला सस्पेंड है? वो था SHO, थाना अध्यक्ष। और फिर वो सस्पेंड हुआ, फिर उसका डिमोशन हो गया। अच्छा, उसको पद नीचे कर दिया? हाँ, चौकी इंचार्ज है। अच्छा। पहले वो थाना अध्यक्ष था। थाना अध्यक्ष था, अब वो चौकी इंचार्ज है। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ? जो वहीं चलता है, जब आपने ये रिश्वत वाला आपने करवाया, पुलिस तक पहुंची और आपने सस्पेंड कराया अपनी वीडियो के माध्यम से, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ जैसा वो मेरा केस खत्म हुआ वो। हाँ। तो फिर मैंने फिर से मतलब कुछ टाइम रुका मैं, और फिर पुलिस वीडियो शुरू करी? फिर धीरे धीरे पुलिस पर वीडियो बनाना चालू कर दी। तो कैसे भाई, आपकी स्पेसिफिकली पुलिस के ऊपर ही सारी वीडियो चलती थी या कुछ और भी आप उसमें करते थे इंस्टाग्राम पे? 100 में से मुश्किल से 1-2 वीडियो होगी किसी अन्य टॉपिक पे। वो ऐसे सारे अन्य टॉपिक क्या रहते थे आपके? अन्य टॉपिक भी ऐसे होते थे मेरे को कि जिस टॉपिक पर कोई नहीं बना रहा। हाँ, मैंने देखा अक्सर आपकी जो बातें होती थी वो ना न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिलती थी, ना मीडिया में, आपकी तरफ से ही पता चलती थी। पर केशव भाई, ऐसा कैसे हुआ कि आप ही को सारी चीज़ें पता चल पा रही थी? ऐसा क्यों था? मतलब क्या आपका कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला था, या फिर आप इन चीज़ों की रिसर्च करते थे? मतलब ऐसे कैसे आपके पास खबर पहुंचती थी? कुछ तो रिसर्च करता था मैं। अच्छा, लेकिन आप अपने लोकल एरिया की बनाते थे खाली? मतलब कुछ तो मैं रिसर्च करता था। ठीक है। और कुछ मेरे को ऐसा पता चलता था कि लोग वीडियोस देखते थे। हाँ, तो लोग जुड़ गए थे आपसे? लोग जुड़ गए थे। अब किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो सीधा आप संपर्क करेगा वो? अब सबको पता है पुलिस में वीडियो बनाता है, तो डायरेक्ट संपर्क करते थे वो कि भाई मेरे साथ ही हो गया, आप इस पे कुछ हेल्प कर दे, वीडियो बना दे। तो फिर मैं बना देता था। तो करीबन कितने लोगों के लिए आपने वीडियो बनाई है, उनकी मदद करी होगी अपने वीडियोज़ के माध्यम से? देखो, मैंने वीडियोस बना के भी मदद करी है, और कुछ मैंने ऑफलाइन भी काम किए हैं बहुत सारे, जो मतलब मैं वीडियो मतलब लोगों की हेल्प करता था और वीडियो नहीं डालता था मैं। कैसे हेल्प करते थे? मतलब वो ऐसी होती थी, किसी जैसे कोई लड़की पीड़ित है, अच्छा, तो इसकी वीडियो नहीं डाल सकते? नहीं डाल सकते हम। अब कुछ लड़कियां तो ऐसी भी आती थी, मतलब ऐसी भी थी मेरे पास कि यार कि घर में मत बताना कि हम पुलिस स्टेशन गए, या तो घर में दिक्कत नहीं होती। फिर तो आप उनका मतलब अपनी नौकरी छोड़ के जाता था उनकी हेल्प करने के लिए। तो मतलब पुलिस तक ले जाना, उनकी रिपोर्ट लिखवाना, इन सब चीज़ों में? हाँ, उनकी रिपोर्ट लिखाना। क्या बात है। जैसे एक गजा की लड़की थी। अच्छा। अब मैं नाम नहीं लूँगा। नाम नहीं लेंगे। हाँ, गजा की लड़की थी, उसको भी कोई ब्लैकमेल कर रहा था फेक आईडी बनाकर। अच्छा। तो वो वहाँ गई नरेंद्र नगर, तो वहाँ थी वो कॉलेज में। अच्छा, नरेंद्र नगर कॉलेज है जो तो अपना? उसको पता था ये पुलिस पे वीडियो बनाता है, तो उसने मेरे को मैसेज किया, भैया ऐसा है। और मैंने कहा थाने जाओ। भले मैं थाने में गई, नरेंद्र नगर वालों ने बोला कि वहाँ जाओ, मुनि की रीति थाने में। हाँ। वो वहाँ गई हाँ। और कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। और तो फिर उसको ब्लैकमेल कर रहा था उस लड़की को? हाँ,
तो ये बात हुई, तो मैंने कहा एक बार फिर जाओ थाने में, और वो गई और कुछ दिन तक ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो मैंने सीधा डायरेक्ट बोला उसको एसएचओ को, मैंने कहा मैं केस अब थलवा लूँ और मैं पुलिस पे वीडियो बनाता हूँ, कार्रवाई नहीं हुई तो देख लो तुम्हारी पोल खोल दूँगा ढंग से। और फिर पुलिस उसको पकड़ के भी लाई, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट जो फेक था वो डिलीट भी किया। तो मतलब कम से कम आपके थ्रू इतनी बड़ी मदद उस लड़की को मिली। हाँ, तो ऐसा। और ये भी हुआ, एक वहाँ की थी, चिन्याली सोड़ की थी। अब उसको भी कोई ऐसी ब्लैकमेल कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, तो उसका फ़ोन आया मेरे को। मैं उस टाइम चमियाला की तरफ काम कर रहा था, जेसीबी चला रहा था कि भैया ऐसा ऐसा कोई धमकी दे रहा है, और उसकी अश्लील वीडियो कोई वायरल कर रहा था और थी भी उसके पास। अच्छा। तो और मैंने बोला थाने में जाओ, बोले मैं अकेले कैसे जाऊँगी बोल थाने में। अच्छा। और मैंने कहा मैं तो काम पे हूँ, मैं कैसे आऊँगा। बोला तुम नहीं आते, बोले मैं मर जाऊँगी बोले। तो फिर आप फिर मदद करने पहुँच गए। तो फिर मालिक को बोला मैंने कहा दादी मर गई मेरी। तो छुट्टी ली मैंने, फिर गया चिन्याली सोड़। पहले दिन गया, पहले तो एप्लीकेशन ही नहीं लिख रहे थे, मतलब एक दो पुलिस वालों ने पहचान भी लिया था मेरे को कि वीडियो बनाते, एप्लीकेशन ही नहीं लिख रहे। तब तक लिखी थी उन्होंने, फिर एप्लीकेशन लिखी। और फिर मतलब उस लड़के का पता मैंने ही किया था सोशल मीडिया पे, मतलब उसकी फ़ोटो फाटो डाली मैंने स्टोरी पे। मैंने कहा पता करो ये बंदा कहाँ का है। फिर पता चल गया था मेरे को वो बंदा कहाँ का है। फिर पुलिस को बताया मैंने कि उसका गांव ये है वो है। फिर पुलिस ने उसको बुलाया, फिर उसका जो फ़ोन है वो मारा रिस्टोर ख़त्म के, मतलब जो उड़ा दिया सब कुछ ने। तो फिर ऐसे मतलब लोगों की भी बहुत मदद करी है आपने, लोगों मतलब की भी। लेकिन ये चीज़ ऑनलाइन आपने कभी शो नहीं करी। शो नहीं करी मैंने, क्योंकि लड़कियों का मामला होता है ना, तो हाँ, फिर वो अच्छा भी नहीं लगता हो। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से था कि लोगों की मदद करनी है। तो केशव भाई मतलब ऐसा ही नहीं है कि खाली सोशल मीडिया पे वीडियो ही बनाई है, ऐसा नहीं। रियलिटी में ग्राउंड पे भी आपने मदद करी है लोगों की। ये तो आपने 2 किस्से बनाए, और भी बहुत किस्से होंगे इस प्रकार के। तो केशव भाई ये सब तो हुआ, उसके बाद थोड़ा हम आगे चलते हैं। 2021 तक हम पहुंच गए थे, उसके बाद क्या हुआ? आगे तो ये बनाते गया वीडियो, फिर ये हो गया मेरे साथ में जो अभी हुआ। इस किस्से के बारे में आप जानते हैं, ये कब हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुआ ये, मतलब मैं जानना चाहूँगा। इसकी शुरुआत अब देखो, बार बार मैं बोलूँगा, हर जगह आपने बताया है। हम थोड़ा सा इसमें डेप्थ में जाके बात करते हैं, क्या हुआ था जो आपके साथ किस्सा हुआ कि आपने जो बताया है, जैसे कि आपको एकदम से पुलिस उठा के ले गई थी। सुना है मैंने आपके इंटरव्यूज़ में, क्या हुआ था शुरुआत से बताइए, तारीख क्या थी उस दिन और आप क्या करने जा रहे थे? ये थी 9 मई की घटना थी ये। 9 मई 2025। हाँ, 9 मई 2025 की। और उससे पहले आप वीडियोस बना रहे थे, उससे पहले आपकी चल रही थी रेगुलर वीडियोस? ठीक है। तो 9 मई तो 9 मई की घटना है। काम भी था नहीं, चंबा में चला रहा था जेसीबी। आप जेसीबी चलाते हो बेसिकली? चंबा में चला रहा था। ठीक है। 18 से 20 दिन हो गए थे मेरे को काम करते करते चंबा में? हाँ, पर 18-20 दिन में मैंने मुश्किल से 4-5 दिन काम किया होगा, क्योंकि काम था ही नहीं मशीन का। अच्छा। काम था ही नहीं मालिक के पास, तो ठीक है। दिन भर कमरे पे पड़ा रहता था और कभी टाइम मिल गया वीडियो बना देता था। तो 9 मई की शाम को क्या हुआ, 4:30 बजे खाना खुना खा के मैं मसूरी रोड पे जा ही रहा था घूमने के लिए। चंबा से? चंबा मसूरी रोड पे ही था मेरा वो ना घर, वो रूम जहाँ पे आप रह रहे थे। हाँ, तो जा रहा था घूमने के लिए। तो HDFC बैंक के आगे एक स्कूल है बच्चों का, और वहाँ से 100-200 मीटर आगे तो आई एक स्विफ्ट कार पीछे से। अच्छा। और ज़बरदस्ती मेरे को डालने लगे। पकड़ लिया आपको? हाँ, मतलब गाड़ी के अंदर डाल रहे थे। आपने पूछा नहीं कौन हो आप लोग? नहीं, मैंने तो सोचा गुंडे हैं, मैं चिल्लाया। मैंने कितनी सारी वीडियो बना रही पुलिस, मैंने क्या पता गुंडे होंगे। अच्छा, तो आप चिल्लाए वहाँ पे? चिल्लाया। छत के ऊपर से लेफ्ट साइड में एक घर था, छत के ऊपर एक औरत थी। उन्होंने देखा? हाँ, देखा, ये पूरा घटनाक्रम देखा। उन्होंने कुछ बोला उनको कि मत करो? नहीं, वो खाली देख रही थी? खाली देख रही थी, और अभी तक मतलब कैमरे पे भी नहीं आई वो महिला ना। नहीं, वहाँ पे कोई लोग नहीं थे आसपास उस वक्त? ये रात की घटना है ना, 4:30 बजे के बाद। तो कोई और लोगों ने वहाँ पे मतलब मौजूद नहीं थे? ना, वहाँ पे नहीं, एक ही औरत थी छत के ऊपर, और रोड पे कोई नहीं था? रोड पे कोई नहीं था। अच्छा। और फिर डालने लगे वो। मैं जब बैठ ही नहीं रहा था ना उनकी गाड़ी में, तो उन्होंने बोला तूने SSP को शिकायत दे रखी है कि SSP ने तेरे को मिलने के लिए बुलाया है। अब SSP को मैंने शिकायत वाकई में दे रखी थी। कब? एक मैंने दी थी 23 अप्रैल को, एक दी थी 1 मई को, एक दी थी 2 मई को। मतलब 2-3 बार दे रखी थी आपने? 2-3 बार दे रखी थी, और 1 हफ्ते पहले ही दी थी मैंने। क्या शिकायतें थी वो? थी कि कोई घर में परेशान कर रहा है। किसको? घर वालों को, अच्छा। गाँव की लड़कियों को। अच्छा, मतलब कि जो आपको सोशल मीडिया पे मैसेज आते थे वो वाली शिकायतों की बात कर रहे हैं? ये पर्सनल है? ये मेरा अपना पर्सनल मैटर है ये। अच्छा। घर में कोई परेशान कर रहा था तो उसकी शिकायत दी थी मैंने। तो वो बोल रहे SSP ने तेरे को बुलाया है।
फिर मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया। मैंने हाँ कहा, अच्छा, तो पर नहीं, लेकिन एसएसपी ने बुलाया तो ऐसा धक्का मार के थोड़ा ना ले जाओगे आप गाड़ी में? ना हाँ हाँ वही तो बात है, पर फिर थोड़ा नॉर्मल हो गया मैं। और अच्छा। फिर भी मैं गाड़ी में तो बैठ ही नहीं रहा था वो, हाँ। कि मैंने कहा कुछ गलत करेंगे, हाँ। फिर बैठ ही नहीं रहा था मैं, लेकिन फिर थोड़ा नॉर्मल हो गया। फिर ज़बरदस्ती उन्होंने मेरे को गाड़ी में डाल ही दिया, खींच के? खींच के। फिर अगर वो ये नहीं बोलते ना कि तेरे को एसएसपी ने बुलाया है, फिर तो मेरा शक हो जाता कि गुंड है। फिर आप भी अपने बचाव में? फिर तो मैं उनका हाथ काट देता, गाल काट देता, दांत से कुछ भी करते हैं मतलब? कुछ भी करता बचाने के लिए? हाँ, फिर तो थोड़ा नॉर्मल हो गया। मैंने पुलिस वाले जाते जाते क्या ही कर लेंगे ये, हाँ। ये हो गया ना थोड़ा। पर फिर भी नहीं बैठ रहा था मैं उनके साथ। अच्छा। और फिर ले गए वो, जैसे ही वो उन्होंने मेरे को गाड़ी के अंदर डाला, गाड़ी थोड़ा आगे गई है, इन्होंने फ़ोन किया राजेंद्र कुमार को। जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे? राजेंद्र कुमार को इन्होंने फ़ोन किया कि अब बताओ इसको कौन से रास्ते से लाना है। ऐसा क्यों? अब पता नहीं है, उस टाइम तक तो मेरे को पता नहीं था। और ये कौन से रास्ते से लाना है, फिर उसने बोला होगा कद्दू खाल से कोई रास्ता है। फिर ये मेरे को कद्दू खाल तक ले गए, रास्ते में पूछ करके कहाँ से। तो कैसे भाई, जब ये चल रहा था गाड़ी के अंदर, तो उस वक्त आपने किसी को संपर्क करने की कोशिश नहीं करी अपनी? नहीं, फ़ोन ले लिया था ना उन्होंने, छीन लिया था फोन? फ़ोन छीन लिया था उन्होंने। आपने बोला नहीं फ़ोन दो मेरे को? अब बोला मैंने ज़्यादा क्या कर लेंगे, मेरे एसएसपी ऑफिस हाँ, तो। आपने लगा पुलिस के पास ही लेकर जा रहे हैं। लेकिन हल्का सख्त हो गया था, मैंने कहा कुछ गलत करने ही वाले हैं। तब फिर ले गए वो वहाँ तक, कद्दू खाल तक ले गए, रास्ता उनको मिला नहीं। अच्छा। फिर वो वापस से चंबा के रास्ते ही मेरे को वहाँ ले गए, कोटी कॉलोनी। हाँ, चंबा से पहले ना जंगल है, हाँ 2-3 किलोमीटर पहले हाँ। जंगल है। वहाँ से इन्होंने चंबा थाने में कॉल की थी। और अच्छा। वहाँ से एक कांस्टेबल को बुलाया। फिर वो कांस्टेबल मेरी लेफ्ट साइड बैठा, और एक मोटा मोटा आदमी था वो मेरा। तो ये सिविल ड्रेस में थे कि? ये जिन दोनों ने मेरे को उठाया ये तो ऐसे कपड़ों में थे, सिविल ड्रेस में? लेकिन जो कांस्टेबल बाद में आया वो पुलिस की वर्दी में था। अच्छा। वो पुलिस की वर्दी में था। फिर वो मेरा इधर की साइड बैठ गया, एक इधर की साइड बैठ गया। फिर ले गए चंबा से जो मार्केट ख़त्म होता है ना, एक गदेरा पड़ता है, वहाँ पे वो उतर गया कांस्टेबल। अच्छा। फिर ये लेकर गए मेरे को कोटी कॉलोनी चौकी में, और वहाँ मतलब थोड़ी देर बिठाया उन्होंने। फिर आपने पूछा नहीं कि क्यों लेकर आए हो? बोला एसएसपी आ रहा है, आप वेट करो। हाँ ठीक है। एसएसपी आ रहा है बोले। फिर मैंने आ रहा होगा एसएसपी आ रहा होगा, मैंने ज़्यादा क्या बोल लेगा वो एसएसपी, देख लेंगे। और धर्मेंद्र रोंतल आया फिर, इंस्पेक्टर। अच्छा। लमगांव थाने का इंस्पेक्टर। अच्छा। फिर वो आया, जैसे ही वो आया उसने थप्पड़ मारने चालू कर दिया मेरा। आते ही जैसे ही वो आया थप्पड़ मारे, बेल्ट से मारा, मेरे को नंगा किया, मारते रहा। और जब मेरी मतलब उसने इतना मारा, पेशाब निकल गई मेरी। ये करीबन कितने बजे की बात होगी उस दिन? अब देखो वहाँ या टाइम याद है आपको? रात हो रही थी मेरे हिसाब से ना, उस टाइम पूरी रात नहीं पड़ी थी, मतलब ऐसी होगा जैसा अभी, मतलब रात पड़ने वाली थी, उजाला ही था। तो कैसे भाई आप बोल रहे हो कि वो आए, उन्होंने आपके सीधा थप्पड़ मारा, तो जब थप्पड़ मारा आपने कुछ जवाब दिया या फिर आपने अपने को बचाने का प्रयास करा? बचाने का प्रयास करना, वो सारे पुलिस वाले मैंने कहा अब तो मारेंगे ही, अब क्या। अब तो वहाँ पे कोई सिविलियन कोई नहीं था वहाँ पे, सिर्फ पुलिस थी वहाँ पे? हाँ पुलिस, कुछ ऐसे कपड़ों में थे। अच्छा। तो आपके ऊपर हाथ कौन उठा रहा था? ये धर्मेंद्र रोंतल, सिर्फ वही उठा रहा था हाथ? ठीक है। फिर मतलब इसने पहले मारा आपको, थप्पड़ मारे गए? थप्पड़ मारा, बेल्ट से मारा, नंगा किया मेरे को। फिर जब मेरी पेशाब निकल गई, फिर उसने वो पेशाब मेरे से पिलवाई कि पी की इस पेशाब को। केशव भाई करीबन कितनी देर मारा आपको? मेरे को पूरी रात मारा उन्होंने, पूरी रात। कहाँ पे मारा आपको? यहाँ ये तलवे हो रखे थे, इतने मोटे मोटे हाथ, इतने बड़े बड़े, यहाँ पीछे बेल्ट के निशान थे पूरा, मतलब यहाँ उल्टा उन्होंने मेरे को उल्टा लेटाया था। सारे के सारे पुलिस वालों ने मेरी पीठ पे पाँव रखा था, फिर मेरे पाँव उल्टा किया तो ये यहाँ पे छिलने के निशान हो रखे थे, यहाँ हो रखे थे छिलने के निशान। जब उन्होंने मेरे को उल्टा किया, फिर उल्टा करके डंडा मार रहे थे, सारे के सारे पुलिस वाले मेरी पीठ में चढ़ के डंडा मार रहे थे। इतनी देर से आपको वो मारते रहे, आपने एक बार भी उनसे मतलब पूछने की कोशिश करी कि आप ये कर क्यों रहे हो, क्यों मेरे को मार रहे हो? नहीं, मैंने वीडियो बनाई थी ना उन पे, मेरे को तो पता था क्यों मार रहे हो। वीडियो बनाई थी उन पे। क्या वीडियो बनाई थी? मैंने धर्मेंद्र रोंतल, देखो मेरे घर की शिकायत थी, उन्होंने अच्छा वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे, तो उसके ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने हाँ उसके ऊपर भी बनाई थी। और एक उससे पहले मैंने भी बनाई थी उस पर धर्मेंद्र रोंतल पे एक वीडियो, ये जो रीना गोयल सामने आई ना अब। अच्छा। तो कौन है रीना गोयल? जो धर्मेंद्र रोंतल से प्रताड़ित है। किस तरीके से प्रताड़ित हुई वो? कि उसको मारा, उसके बच्चों को मारा। अच्छा। तो अच्छा, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी। उससे पहले जब ये हुआ आपके साथ, तो मैंने डायरेक्ट सवाल पूछा था धर्मेंद्र रोंतल को। मैंने कहा अगर तुम्हारी बहन की बेटी की कोई अश्लील वीडियो वायरल करेगा तो तुम उसको पकड़ोगे या नहीं पकड़ोगे?
एसएसपी से भी यही सवाल पूछा था, राजेंद्र कुमार से भी यही सवाल पूछा था, सारे सब पुलिस वालों से यही सवाल पूछा था। तो इसी के कारण कुछ गुस्सा उन्होंने इसलिए भी निकाला कि ये पुलिस में वीडियो बनाते हैं। पर आपको कहाँ तक सही लगता है कि अगर आप वीडियो बना रहे हो तो आपको इस तरीके से पीटा जाए, प्रताड़ित किया जाए और इतना घिनौना काम आपके साथ किया जाए, कहाँ तक सही है ये? दर्शकों मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, कहाँ तक आपको ये सही लग रहा है कि एक व्यक्ति पुलिस के गलत कामों के ऊपर वीडियो बनाता है और उसको इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, जिस तरीके से केशव भाई बता रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि पहले तो थप्पड़ों से मारा जाता है, फिर बेल्ट से, फिर आपको उल्टा करके भी मारा गया। उसके बाद क्या हुआ केशव भाई, उसके आगे बताइए आप। ये मतलब उसके बाद पेशाब भी की उसने सर पे। तो ये कहाँ, जेल के अंदर ही हुआ ये? ना जेल के अंदर नहीं, चौकी के अंदर। चौकी के अंदर मार रहे थे? हाँ। पेशाब करी उसने सबके सामने? सबके सामने नहीं, सबको पहले बाहर भेजा उसने कि तुम बाहर जाओगे, फिर पेशाब की उसने मेरे सामने से? हाँ, ये आगे यहीं से सर में पेशाब की उसने। उस टाइम आप अब क्या, मेरे तो बेहोशी की हालत हो रही थी ना, मतलब आपको पता चल रहा था कि आपके साथ क्या हो रहा है? हाँ, मतलब मेरे तो पाँव सूज रखे थे, हाथ सूज रखे थे, मैं क्या करता है। कितने थे वो पुलिस वाले? 9-10 पुलिस वाले थे वो। क्या आप बोलने की हालत में भी शायद से नहीं होंगे उस वक्त? मेरे को तो बहुत मार देता था, कहाँ से बोलता मैं, अगर मैं बोलता तो फिर और मारते, और फिर मार ही रहे थे वो वैसे भी, तो बोलना क्या है फिर, जब मार पड़ी रही तो बोलना। केशव भाई जब ये पूरी हो रहा था, ये सब कुछ जब हो रहा था, तो दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? दिमाग में तो यही चल रहा था कि मैंने पुलिस पे वीडियो बनाई है। और मतलब ऐसा क्या लग रहा था कि मतलब खौफ था, डर था कि अब आगे क्या होगा, उसके बारे में कुछ सोच रहे थे आप? नहीं, डर भी मतलब ऐसा था ना, मेरे को तो पता ही था कि मेरे साथ होना ही होना है ऐसा, किसी ने इतना बुरा नहीं। अब देखो पुलिस मेरे को पता था कि एक ना एक दिन मेरे साथ ऐसा होगा ही होगा, पर इतना बुरा होगा ये भी मतलब इतना तो नहीं था पता है। ये तो उन्होंने हद ही पार कर दी, जो पेशाब की मारते, डंडे मारते, कोई बात नहीं, हाथ तोड़ देते, पाँव तोड़ देते, कुछ भी कर, मतलब ये तो इन्होंने मतलब एनकाउंटर से ज़्यादा ही कर दिया ना, मतलब जीते जी मतलब ख़त्म ही कर दिया इन्होंने, इस हिसाब का कर दिया। मारते, हाथ तोड़ देते, पाँव तोड़ देते, कुछ भी कर देते, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं तुम सर में पेशाब कर दोगे। फिर जब मेरे पाँव इतने मोटे मोटे सूज गए थे ना, फिर मेरे को मतलब एक कांस्टेबल इधर से पकड़ रखा, एक इधर से पकड़ा, अब चल के इधर उधर, फिर चलवाया इन्होंने इधर उधर, हाथ में बर्फ़ का गोला पकड़ा रखा। चल रहे थे आप? हाँ, तब जब चिल्ला के चल के मतलब गला सूख गया, फिर पानी मांगा मैंने, फिर एक कांस्टेबल था शेखर, वो उसने गिलास में पानी लाया, फिर इस धर्मेंद्र ओंतले ने बोला कि अब यहाँ देखिए गिलास, फिर थूका उसने, फिर पिलाया। जब मैं नहीं पी रहा था तो फिर डंडे मारे उन्होंने, डंडे मारे, फिर पीना पड़ा, वो क्या करना, फिर मतलब ऐसा। और जब पीट रहे थे, एक कॉल इन्होंने उसको किया जिसको मैंने 2020-21 में सस्पेंड करवाया था, जितेंद्र कुमार हिंदोला खाल, जिसकी बात मैंने शुरू में की थी कि सुन इसकी आवाज़। अब एक कॉल इन्होंने उधम सिंह नगर चौकी इंचार्ज को की, नीमा बोरा है। नीमा बोरा का सीन ऐसा है कि उसने पिछले साल किसी एक आयुष रावत लड़के ने मुख्यमंत्री पर मीम्स बनाया था, उसको पकड़ के लेके बिना वारंट को उसको पकड़ा, उसको पीटा उसी ने, चौकी इंचार्ज नीमा बोरा ने। फिर उसके सपोर्ट में मैंने वीडियो बनाई थी, और मैं जब वीडियो बनाता था तो मैं ऐसे ही बनाता था कि जैसे और न्यूज़ रिपोर्टरों की तरह नहीं बनाता था मैं कि जैसे इस पुलिस थाने वालों ने उस लड़के को मार दिया और बात खत्म। भाई इससे क्या होगा, उनका नाम लो ना, जिन पुलिस वालों ने मारा, मैंने उनका नाम लिया, प्लस उस लड़के से, आयुष रावत से, उनकी फ़ोटो मंगाई, उनकी फ़ोटो सहित उन पर एक डिटेल वीडियो बना दी कि ये पुलिस वाली है। आप नीडर होकर पुलिस के खिलाफ बोलते थे, उनके गलत कामों के खिलाफ? वीडियो मतलब इस टाइप की बनाता था ना मैं कि ताकि शर्म भी लगे उनको। अब खाली सिंपल सी ऐसा बोल के क्या फ़ायदा कि इस थाने में इस लड़के की पिटाई हो गई, इससे बोल के तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, इम्पैक्ट नहीं जाता था। इससे तो उसी लड़के की बेइज्जती होगी जिसको मार पड़ी, बिल्कुल है कि नहीं। अब सीधा उनकी फ़ोटो लोग अगर डालना शुरू कर देंगे, रोस्ट मारना शुरू कर देंगे कि भाई इस फलाने पुलिस वाले ने इसको थप्पड़ मारा, और खूब वायरल हो जाएगा सोशल मीडिया पे, तो अगले दिन करेगा वो ऐसा? नहीं करेगा, तो लोग ऐसा करते ही नहीं है। केशव भाई वापस वहीं आते हैं, तो जब ये हो रहा था, आपको इस तरीके से थूका उसमें, फिर पानी पीने के लिए कहा, आपने पानी पिया उस वक्त, तो ये जो भी घटनाक्रम हुआ वो पूरा रात को हुआ उस दिन? हाँ, रात को। कौन सी तारीख की बात है ये 9 मई शाम को 4:30 बजे से शुरू हो गया, और ये पूरा चलता रहा एक? फिर कब तक चला होगा ये? सुबह तक चला, पूरे रात भर आपको पीटते रहे वो? हाँ, पीटते रहे, मतलब 12:30 बजे ये ले गए मेरे को, रात को ना 12:30 बजे ले गए मेरे को जाग तिराए में। किस में? जाग तिराया एक ना, जहाँ से जगह होगी, कोई जगह है जाग तिराया है, मतलब कोटी कॉलोनी से चंबा के लिए जाती है एक रोड, तो रास्ते में जाग तिराया पड़ता है, जहाँ से डोबरा चांटी के लिए रोड कटती है। हाँ। उसको जाग
जाक बोलते हैं उसको, जाक ठीक है। तिराया। तो हाँ। ठीक, वहाँ पर ले गए। एक कांस्टेबल यहाँ पे बैठा था, करण सिंह न शेखर यहाँ से बैठा था, करण सिंह यहाँ से बैठा था, और पकड़ रखे थे उन्होंने हाथ। फिर ये सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार, सब इंस्पेक्टर बाबू खान उतरे, और ये बाबू खान अपने हाथ पे ब्लेड से खरोच मारने लगा। आप देख रहे थे इस चीज़ हाँ, मैं को? देख रहा था सामने ही, खरोच मार रहे थे ऐसा, और फिर चाकू पकड़ा उसने ऐसा। हाँ। चाकू पे खून लगाया। हाँ। फिर उतारा इन्होंने। चाकू किससे पकड़ा? हाथ से ही पकड़ा आपने कि कुछ रुमाल यूज़ करा? ना, हाथ से ही ऐसे पकड़ा उसने, जो धार है ना ऐसे पकड़ा उसने, और ऐसे से अच्छा, जो उसकी तेज वाली साइड होती है, कटने वाली साइड, उसको पकड़ा? हाँ, पहले उसने ब्लेड से काटा। अच्छा, फिर उस चाकू को पकड़ा हाथ में खून लगाने के लिए? खून लगाने के लिए। हाँ। और फिर एक बाइक वाला भी आया था, जब इन्होंने मेरे को बाहर निकाला ना, बाइक वाला भी आया था एक। वहाँ बाइक पे 2 लोग सवार थे, उनसे भी मैंने हेल्प मांगी, मैंने बचाओ बचाओ बचाओ। रुके हो? थोड़ा रुके वो, और फिर पुलिस वालों ने बोला, अरे हम पुलिस वाले हैं कि तुम जाओ कि। चले गए थे फिर वो चले गए डर के मारे। फिर इन्होंने मेरे मतलब चाकू पकड़ाया मेरे हाथ में। आपने पकड़ लिया? हाँ, अब तो क्या करना था, अधमरा कर रखा था आपको? पकड़ लिया मैंने चाकू। मैंने कहा जब इतना मार ही दिया तब देख लेंगे, चाकू पकड़ लें। फिर चाकू पकड़ाई उन्होंने, फिर वीडियो बनाई मेरी। रात को 12:30 बजे की बात है ये, और इन्होंने चंबा पुलिस बुलाई फिर बाद में, मतलब वीडियो बना के फिर इन्होंने चंबा पुलिस बुलाई। जब पूरा घटनाक्रम हो गया था, आपको मारा पीटा गया, ये 12:30 बजे जाग तिराई में लेकर गए, चाकू चूकू पकड़ाया, वीडियो बनाई बनाई फिर मेरी। पुलिस को बुलाया? फिर इन्होंने चंबा पुलिस को कॉल की जाग तिराई से। अच्छा। जब मैं जाग तिराई में पहुंचा था ना, जब लेकर गए मुझे, तो उस टाइम 12:30 टाइम हो रहा था, मैंने देख लिया था टाइम। अब उसके बाद चंबा पुलिस आई, और आई होगी कम से कम आधा पौन घंटा, 1 घंटा ऐसे लगा होगा, एक उस तब तक आप वहीं पे गाड़ी के अंदर ही रखा हुआ था आपको? हाँ, गाड़ी के अंदर ही। तो चंबा उस पुलिस, वक्त कुछ बातचीत हो रही थी आपकी? नहीं, कुछ नहीं, मतलब गालियाँ दे रहे थे वो, बस और कुछ नहीं। फिर पुलिस आई चंबा? गालियाँ दे रहे थे, मेरे घर वालों को भी गाली दे रहे थे, मेरे को भी गाली दे रहे थे। अब फिर चंबा पुलिस आई, फिर ये चलने लगे चंबा की ओर। जैसे ही जाग तिराई से 2-4 किलोमीटर आगे गए ये, तो संजीव कुमार को किसी का कॉल आया कि अभी का प्लान कैंसिल कर दो, सुबह का प्लान बनाना की। फिर वापस से मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस चौकी ले गए। फिर मारा इन्होंने सुबह तक, कोई लात मार रहा, कोई बेल्ट मार रहा, कोई गाली दे रहा। पूरी रात मेरे को नंगा रखा हुआ था इन्होंने, पंखा चला रखा था, नंगा कर रखा था। जो मारते मारते थके नहीं? मार रहे, कोई लात मार रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई डंडे से मार रहा, कोई गाली दे रहा, मतलब बहुत बुरी हालत कर दी थी इन्होंने मेरी। आप शांत थे, आप खाली प्रताड़ित हो रहे थे, आपने कुछ वहाँ पे नहीं बोला? ना, ऐसा भी बोले तो इसको मार के झील में फेंक देते हैं केवल। उन्होंने ऐसा भी बोला? हाँ, झील में फेंक देते हैं। और आप ये सारी चीज़ें सुन रहे थे, आपने कुछ नहीं बोला अपनी तरफ से? मैंने सिर्फ यही बोला कि मैंने कहा छोड़ दो मैं बस, और क्या बोलना था। मैंने कहा मत मारो, और क्या बोलना था। तब फिर ले गए, तब सुबह हुई, रात खुली, फिर ले गए जाग तिराई में। सुबह के टाइम रोशनी हो रही थी? हाँ। अच्छा। तो फिर ले गए जाग तिराई में सुबह। फिर इन्होंने क्या किया, जाग तिराई में उस टाइम लोग थे, जो मेन जाग तिराई होता है, वहाँ पे सवारी होगी, किसी को कहीं जाना होगा, किसी को कहीं जाना होगा, वहाँ पे सवारी थी। तो जाग तिराई से थोड़ा आगे लेकर गए वो बैंड में। अब 4 सीट पे उन्होंने 50 मीटर लिखा हुआ कि 50 मीटर आगे, जो 4 सीट बना रखी ना पुलिस ने, तो 50 मीटर लिखा हुआ उस पर, तो 50 मीटर आगे होगा। तो जाग तिराई से 50 मीटर आगे लेकर गए मेरे को, और फिर उन्होंने वही चाकू चूकू पकड़ाया, वीडियो बनाई, और फिर से सुबह। अच्छा। वही फिर चंबा पुलिस आई, फिर किया उन्होंने जो भी करना था। फिर लेकर गए वो चंबा थाने में। सुबह के वक्त? सुबह। फिर चंबा थाने में लेकर गए। फिर इन्होंने मेरा रूम का पूछा कि तेरा रूम कहाँ है, मालिक का कहाँ है। रूम का तो खैर मैंने इनको थोड़ा रॉन्ग बताया था कि मैंने कहा वहाँ मेरे सबूत थे ना, प्रूफ थे। अच्छा। जो शिकायत मैंने पुलिस को दे रखी थी, एसएसपी को दे रखी थी, जो पुराने स्क्रीनशॉट थे धमकियों के, वो सारा था उसमें। वहाँ फ़ोन रखा हुआ था आपका? फ़ोन भी था एक ओप्पो का रूम पे। अच्छा, 1-2 फ़ोन थे आपके पास? वो तो मतलब पुराने बंद कंडीशन में फ़ोन। लेकिन उसके अंदर सबूत थे आपके? वहाँ सबूत थे, उसमें भी सबूत थे, बंद कंडीशन में था, मतलब इतना यूज़ नहीं करता था मैं उसे। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना भूल गया, जब आपको रात को कोटी कॉलोनी बोलते हैं जहाँ आपको ले गए थे पहले, वहाँ आपका फ़ोन कहाँ तक गया उस वक्त? मोबाइल फ़ोन आपका वहाँ ले लिया था कार के अंदर? धर्मेंद्र उतले ना, जब ये मेरे को जाग तिराई लेकर गए ना, तो उस टाइम फ़ोन धर्मेंद्र उतले के पास ही था। नहीं, लेकिन जब आपको आप बोल रहे हैं मसूरी रोड से, जब आपको स्विफ्ट में लेकर जा रहे थे, उस वक्त आपसे फ़ोन छीन लिया गया था, तो ये फ़ोन आपको नहीं मिला तब सुबह तक? दिया ही नहीं फिर तो, मेरे फ़ोन आपको मिला ही नहीं? फिर धर्मेंद्र उतले के पास ही रहा ये फ़ोन। अच्छा। तो हाँ, इन्होंने मेरा फ़ोन भी कनेक्ट किया था उस रात को हॉटस्पॉट से।
वाईफाई से हाँ हॉटस्पॉट वाईफाई जो होता है। आपका फ़ोन कनेक्ट किया? हाँ। क्यों? वीडियो देख रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पे, फिर वो दिखा रहा धर्मेंद्र उनतला, ये देखो कैसा चौड़ा होकर वीडियो बनाता है, ये देखो। पुलिस पे जो वीडियो बना रहा था मैं, वो वीडियो दिखाने लगा पुलिस वालों को और फिर डंडे से मारने लगा। ये है इसके हाल। अब बनाएगा कि पुलिस पे वीडियो? हाँ। ऐसा तो बोला था। तो आपने क्या कहा फिर? मैंने कहा नहीं बनाऊंगा, यही बोला मैंने कहा अब नहीं बनाऊंगा। फिर मारते रहा। हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया, मतलब ये है कि अगर चलो ये इसके बारे में तो बाद में बताऊंगा। हॉटस्पॉट से इन्होंने कनेक्ट किया। ये जब चंबा लेकर गए ना मेरे को थाने में, इन्होंने 120 रुपये डाले मेरी जेब में। 120 रुपये कैश? क्यों? शायद किराए दिखाने के लिए कि घर जा रहा था ये। जब मैं चंबा मसूरी रोड पे जा रहा था मेरे पास 1 रुपये नहीं थे। अच्छा, कैश नहीं था आपके पास? कैश नहीं था, और 120 रुपये दिखा रहे इन्होंने मेरी जेब में डाले इन्होंने। जब चंबा पहुंच गए थे आप? थाने में लेके गए जेब। फिर ये मेरे रूम पर गए, और जब ये रूम पर गए तो ये मालिक के सामने गए रूम पर, क्योंकि छूटने के बाद मैंने पता किया था मालिक से ना कि पुलिस वाले आए थे यहाँ। अच्छा। और वो बैग ले गए, तेरा बैग ले गए। उस बैग में फ़ोन भी था आपका, ओप्पो वाला? हाँ ओप्पो वाला फ़ोन भी था। अच्छा। फिर क्या हुआ जब आप चंबा था वो थाने पहुंच गए, उसके बाद क्या हुआ आगे? फिर 120 रुपये डाले। फिर कैंटीन में भी पहले तो इन्होंने हवालात में डाला, फिर कैंटीन में। जब कैंटीन में था ना मैं, तो इसने बाबू खान को कॉल करी इधर। कैंटीन में आप खाना खाने गए थे? मैंने तो खाया नहीं खाना। तो फिर वहाँ जो इस संजीव कुमार था लमगांव थाने का, इसने बाबू खान को कॉल करी कि कहाँ हो। बाबू खान ने बोला होगा कि नई टेरी पहुँचने वाले हैं। फिर इसने बोला भाई तुम्हें इतना समझाया कि चंबा से रेफ़र होकर जाना है नई टेरी बोराड़ी अस्पताल में, और तुम डायरेक्ट वहाँ चले गए। वापस आओ और यहाँ से रेफ़र होकर जाओगे। अच्छा। फिर वो आया होगा वो वापस, फिर रेफ़र होकर गया होगा। फिर लेकर गए मेरे को वहाँ मेडिकल कराने लेकर गए बोराड़ी अस्पताल में। बोला मैंने डॉक्टरों को, मैंने कहा हाथ देखो पाँव देखो सूज रखे। बोलने लगे डॉक्टर भी ठीक है जी। तो आपने बताया नहीं वहाँ पे कि मेरे को मारा गया है? मारा सब दिखाया मैंने, कान वान सब दिखाए। मतलब अच्छा, ये तो इतने मोटे मोटे तो हाथ ही हो रखे थे। मतलब साफ पता चल रहा था कि पीटा गया है आपको। तो आपने वहाँ पे डॉक्टर को बोला? मैंने डॉक्टर ने क्या कहा? एक डॉक्टर तो ठीक था वहाँ, उसने बोला यार इसका पाँव सूज रखे हैं, इसका एक्सरे कराओगे। अच्छा। दूसरा डॉक्टर बोलने लग गया अरे ठीक है यार बोल। फिर एक इंजेक्शन लगाए मेरे और भेज दे मेरे को मेडिकल बना के। पेन किलर का इंजेक्शन रहा होगा? हाँ दर्द करा होगा शायद। ठीक है। वो इंजेक्शन लगाया, उसके बाद आपको? उसके बाद ले गए मेरे को कोर्ट में। टाइम हो गया था ज़्यादा। अच्छा। कोर्ट बंद हो गया था शायद। अच्छा। कोई नहीं था कोर्ट में। बारिश हो रही थी बहुत तेज। ये अगले दिन की बात है ना? उसी दिन, मतलब रात को ये हुआ? रात को आपके हमारा साथ? सुबह थाने में ले गए और उसी दिन उसके बाद आपको मेडिकल करा के कोर्ट में अगले दिन रह गए। 10 अप्रैल की बात होगी शायद। 10 मई की। 10 मई की बात है। 9 मई को ही आपको उठाया गया था। 10 मई को आपको लास्ट में कोर्ट में लेके गए, जो बंद हो रखा था। शाम के टाइम बंद हो रखा था कोर्ट बंद हो रखा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। ठीक है। फिर ये लेकर गए मेरे को जज साहब के घर में, CJM साहब के घर में उसी दिन? हाँ शाम को ही। तो जज साहब के घर के सामने रोड है ना। हाँ। और रोड पे उन्होंने गाड़ी खड़ी करी। फिर गए वो जज साहब के घर पे। फिर जज साहब आए और जज साहब ने बोला मेरे को तूने चाकू क्यों मारा कि इसको। मैंने कहा मैंने तो मारा नहीं चाकू, मैंने इन्होंने अपना आप ही काटा है अपने हाथ, ये बोला मैंने। और जब तक मैं बताने वाला था अपनी कहानी तब तक, मतलब बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी ना, जज साहब छाता लेके आ रखे थे। अच्छा। और जब तक मैं बताने वाला तब तक वो अपनी कहानी शुरू करने लगे पुलिस वाले। अरे इसने इसके सर में भी मार रखा, ये मार रखा। तब तक जज साहब ने बोले हाँ ले जाओ इसको। फिर मतलब उस टाइम में बता नहीं पाया जज को कि जो मेरे साथ हुआ था। फिर जैसे मेरी फर्स्ट पेशी लगी। फर्स्ट पेशी कब लगी आपकी? 13 दिन बाद। तो 13 दिन तक आप कहाँ थे? जेल में। किस जगह? टीरी जेल कारागार, टीरी कारागार। तो उसके बाद जब वो जज साहब ने बोला उनको ले जाओ, तो उसके बाद आपको कहाँ लेकर गए थे? जेल में। उसी दिन? हाँ उसी दिन शाम को, रात को। तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ कैसा था हिसाब किताब आपका? थोड़ा उसके बारे में बताइए। जेल में लेकर गए ये, मतलब ये पुलिस वाले जेल में भी पिटवाने के चक्कर में थे मुझे। अच्छा। मतलब खूब, मतलब जो जेलर साहब थे उनको बोल रहे कि इसने पुलिस वालों की वो मार रखा, कि चाकू मार रखा, मतलब पिटवाने के चक्कर में थे। लेकिन जेलर साहब थोड़ा ठीक आदमी थे। मैंने बोला जेलर साहब को, मैंने कहा मैंने नहीं मारा इनके चाकू। तब बोल पता है बोल मेरे को, ऐसे ही फंसाते हैं बोलिए। और फिर ठीक, तब उन्होंने किया जो भी होती है कार्रवाई। फिर अंदर गया। फिर 2-3 दिन बाद क्या हो कि मतलब अंगूठा मारना पड़ता है ना वहाँ, पहले कागज़ बनते हैं। शुरू में 2-3 दिन अंगूठा मारना पड़ता है वहाँ। ठीक है। जाना पड़ता है। ठीक है। तो
दो तीन दिन बाद क्या हुआ, गया मैं अंगूठा मारने हाँ। ऑफिस में। अच्छा। तो वहाँ जो थे जेल के पुलिस अधिकारी, वो उन्होंने पहचान लिया मेरे को। अच्छा। बोले तूने परसों एसएसपी पे वीडियो बनाए थे ना? मैंने कहा हमें पता था बोल तू आने वाला है, हमें पता था बोल तू आने वाला है, और तू वही है मतलब, और तेरा अकाउंट तो बोल दिखाई नहीं दे रहा बोल, हाँ जिसमें तू वीडियो बनाता था। हाँ। फिर मेरे को उनके द्वारा पता चला कि मेरा अकाउंट जो है इस धर्मेंद्र रोंतेला ने डिलीट कर दिया। उन्होंने आपको बताई ये बात? उन्होंने बोला मेरे को कि तेरा अकाउंट मतलब डिलीट कर दिया उन्होंने। क्या है बोल, यूजर नेम क्या है बोल, वो आई ही नहीं सर्च लिस्ट में। अच्छा। तो डिलीट हो गया। मैंने बोल फॉलो भी कर रखा था बोल तेरे को, अच्छा। और आ ही नहीं रहा बोल इसमें, हो गया बोल डिलीट। हम्म। तो जेल के स्टाफ ठीक थे वहाँ, तो जो थे तो जहाँ पे आप रह रहे थे आपके साथ और भी कैदी वहाँ पे थे? 40-45 थे। तो आप उन 40-45 कैदियों के साथ ही वहाँ पे रह रहे थे, तो किसी ने पूछा आपसे कि आप क्यों आए हो वहाँ पे? हाँ पूछा क्या, मैंने तो खुद ही बताया मैंने ऐसे किया पुलिस वालों। तो फिर क्या कहना था बाकी कैदियों का वहाँ पे? ये बाकी हाँ जैसा मैंने बताया ना, तो वही कैदियों ने बोला। एक ऊपर बैरिक में भी है बोल, आप ही की तरह केस हुआ था उसके साथ भी? हाँ, और धर्मेंद्र रोंतेला नहीं किया, उसके सर पे पेशाब पुशाब, उस मतलब उसको तो 8 दिन तक पीटा। और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लमगांव थाने का सीसीटीवी कैमरा रिकवर किया जाए, जब ये हरि धानु नाम का एक व्यक्ति इस धर्मेंद्र रोंतेला लमगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसको 8 दिन तक, उसकी गिरफ्तारी की 8 दिन की पिछली सीसीटीवी फुटेज निकलवा दो। हरि धानु नाम का एक था वहाँ जेल में, जिसके साथ धर्मेंद्र रोंतेला ने सेम वैसे किया जो मेरे साथ किया, बल्कि मेरे साथ तो मेरे को तो एक ही रात को पीटा, उसको 8 दिन तक पीटा। उस लड़के से मुलाकात हुई थी आपकी जेल पे? हाँ जेल में, मतलब वो ऊपर बैरिक में रहता था, रोज ही होती थी मुलाकात। उसने बताई अपनी कहानी? बैरिक एक ही था। अच्छा। लेकिन एक ऊपर था एक नीचे था। बैरिक कैसा होता है, मंजिलों के हिसाब से? हाँ होता है? मंजिल, मतलब ऊपर वाली मंजिल में था वो। अच्छा। तो वो सोते अलग अलग थे, दिन भर इकट्ठे रहते थे। अच्छा, तो तब उस दौरान आपकी बातचीत उनसे हुई होगी? हाँ, और उन्होंने फिर ये कहानी बताई पूरी? फिर बताया उसने कि मेरे को 8 दिन तक पीटा, मेरे सर पे पेशाब की, 50 फट्टे सुबह मारता था, 50 दिन में, 50 रात को। उसने ऐसा क्या किया था? और मतलब कुछ चीज़ें तो उसमें चोरी का इल्ज़ाम था। अच्छा। ठीक है, मतलब उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें की उसने जो मैं कैमरे पे भी नहीं बता सकता आपको। ऐसी ऐसी गंदी गंदी चीज़ें उसने की है। तो चोरी का इल्ज़ाम उस पर हकीकत का था कि बताया? तो क्या चोरी करी थी अब उसने? देखो उसने चोरी की नहीं की, वो तो मेरे को पता नहीं पता आपको? ठीक वो है। मेरे को नहीं पता। अब किसी के मन की बात कोई कैसे जान लेगा कि नहीं की, भगवान जानो है। लेकिन उसके साथ एक घटना हुई है, और उसका मतलब जल भी रखा था यहाँ पूरा। दिखाया आपको? हाँ, पेट्रोल लगा रखा था और पूरा यहाँ जल रखा था, उसका शरीर, पीठ, ये वो सारा जल रखा था उसने। और कुछ चीज़ मतलब होती है, कुछ चीज़ें मतलब कैमरे पे बोलने लायक नहीं होती, मतलब बहुत गंदी गंदी चीज़ें उसने उसके साथ की। हरि धानु नाम है, और उत्तराखंड पुलिस से कहना चाहता हूँ कि जब ये हरि धानु नाम का व्यक्ति अरेस्ट किया था लमगांव पुलिस ने, उसकी अरेस्ट से 8 दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज निकलवा दो। वो 8 दिन तक पीटा भाई उसको लमगांव, इसी धर्मेंद्र रोंतेला ने। तो ये है सर। और जब जेल में था मैं, तो मतलब जो जेल के वो थे पुलिस ऑफिसर, वो भी मतलब उन्होंने बोला कि यार थोड़ा ध्यान रखना कि इसका सपोर्ट में थे, मतलब जो कैदी नहीं रहते। अच्छा, कैदियों को बोला कि इसका ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना कि इसका। बाकी ये है कि फिर आए वहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आया, मैंने उनको बोला कि क्या, कौन आया? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आती है ना, वो क्या करते हैं? वो जेल में कैदियों की समस्या सुनने के लिए आते हैं। अच्छा, तो आपने अपनी समस्या उनको बताई? मैंने बताया शुरू से लेकर लास्ट। कब आए थे वो? 3-4 दिन बाद ही आ गए थे। ठीक है, 3 या 4 दिन ऐसे, 4 या 5 दिन बाद आ गए थे। हाँ, तो आपने पूरा घटनाक्रम बताया उनको? पूरा घटनाक्रम बताया। और जैसे ये टिहरी गढ़वाल के एसएसपी बोल रहे हैं ना कि इसने जेल में किसी को नहीं बताया, तो भैया जेल का सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो ना, और देख लो उसमें कि किस किस को बताया मैंने। सबसे पहले तो कैदियों को बताया, फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आया, उसको बताया, जेल में जो मेरे वकील थे, सरकारी वकील, उनको बताया। तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं सब जगह? वहाँ तो 3-4 करोड़ के कैमरे लगे हुए, हर कोने कोने पे कैमरे लगे हुए जेल के अंदर। तो निकलवा, हर चीज़ पता चल जाएगी, हर चीज़, कौन क्या बोल रहा है। अच्छा, आपने वहाँ हर किसी को अपनी शिकायत दर्ज करवाई, बताया अपने बारे में, मेरे साथ हुआ क्या है? कैदियों को बताया, अपने वकील को बताया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बताया, और मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी, अपनी माँ को बताया सबसे पहले। आपकी माता जी कितने दिनों के बाद आई थी मिलने आपसे? मेरी देखो, जब मेरे को अरेस्ट किया ना इन्होंने, तो मेरे घर में भी नहीं बताया इन्होंने। कितने दिन के बाद बताया? ये मैंने अपने वकील को बोला कि अच्छा, एक बात बताओ किशन भाई, वकील कब आता है आपके पास, कब पहुँचता है? वकील तो हफ्ते में 2 दिन आते हैं। नहीं, मतलब
पहली बार कब कैसे वकील आपसे कनेक्ट होता है, किस तरीके से पहुंचता है आपके पास सरकारी वकील? वो आवाज़ लगाते हैं, किसी को सरकारी वकील से मिलना है तो आ जाओ। अच्छा, आवाज़ तो आप लगाते अपने अपने थ्रू जाते हो पहले सरकारी वकील, वो जेल में आते हैं मिलने के लिए, तो आप गए होंगे। हाँ। तो कितने दिनों के बाद आ गए थे सरकारी वकील वहाँ पे? 2-3 दिन में आ गए तो आपने वहाँ जाके अपनी बात बताई, और आपकी माता जी कितने दिन बाद आई? उनको कब पता चला कि आप जेल में हो, इस तरीके की घटना घटी? जब 2-3 दिन बाद वकील आए, फिर अपने वकील को मैंने पूरा वो बताया। मैंने कहा अपनी माँ का नंबर दिया वकील को, तब जाके? हाँ, मैंने पुलिस वालों ने मेरे घर में बताया ही नहीं कि इसको आपने जेल में डाल दिया। और मम्मी सोच रही होगी आप ये काम कर रहा है। हाँ, पुलिस वालों ने बताया ही नहीं घर में, जबकि नियम ये होता है कि बताना पड़ता है। वो तो एकदम बताना चाहिए कि आपका बेटा इस तरीके से। हाँ, इन्होंने बताया ही नहीं। फिर जब वकील आया 2-3 दिन बाद, फिर अपने वकील को मैंने अपने घर का नंबर दिया कि मैंने मेरी माँ को फ़ोन करना है, जेल में मुलाकात के लिए बुलाना। फिर वकील ने फ़ोन किया, फिर आई अगले दिन मेरी माँ। अच्छा, क्या बातचीत हुई मम्मी सोच तो फिर मम्मी को बताया मैंने पुलिस वालों ने ये किया मेरे साथ। क्या बोली? मैंने कहा सीधा जा तू, मैंने कहा मीडिया के पास जा सीधा। अच्छा, आपने बोला मम्मी को? हाँ, मैंने बोला मैंने सीधा मीडिया के पास जा। फिर मेरी मम्मी को बोला लोगों ने कि पुलिस वालों ने भी बोला कि मतलब अब मीडिया के पास जाओगे कि इसकी बेल नहीं होगी। फिर डराया उनको? हाँ, लोगों ने भी बोला कि अभी मत जाओ कि मीडिया के पास, पहले चार्जशीट आने दो केस के। चार्जशीट आने दो, क्योंकि अगर अब मीडिया में हल्ला होगा बोले तो ये चार्जशीट हार्ड बनाएंगे बोले। अच्छा, ऐसी बातें भी चल रही थी। मैंने तो अपनी माँ को बोला, मैंने कि सीधे जा मीडिया में बता दे सब कुछ। फिर मेरी माँ ने एक शिकायत डीजीपी को दी थी कि जो मेरे साथ हुआ है उसी टाइम पे। हाँ, मतलब अगले महीने दी थी 5 उसको जून को 5 जून को दे दी थी। मेरी माँ ने डीजीपी को शिकायत दी, डीएम को शिकायत दी, टिहरी के जो डीएम है। और मैंने बोला था मेरे को डीएम को भी दे देना और मुख्यमंत्री को भी देना और वहाँ भी देना, डीजीपी को भी देना। तो डीजीपी को दिए थी और वहाँ भी दी थी, डीएम को भी दी थी। और लमगांव थाने के लिए तो मैंने बोला नहीं था, वो गलती से मेरी माँ ने लमगांव थाने में भी दे दी शिकायत कि पुलिस वालों ने मतलब जिन्होंने मेरे साथ किया उन्हीं को शिकायत। पता नहीं था ना माँ को किस को देनी है, और वो भेज दी। और डाक से भेज रखा है सब कुछ। ये जो टिहरी गढ़वाल का एसएसपी जो झूठ फैला रहा है नहीं है कि इसने किसी को नहीं बताया, हर किसी को बताया। और डाक से मेरी माँ ने डीएम को भी शिकायत दी, डीजीपी को शिकायत दी। टिहरी जेल का सीसीटीवी रिकवर करवाओ, दिखाओ, रिकवर करवाओ, चलवा दो उसको। कि बताया कि नहीं पानी बताया, का पानी हो जाएगा, है कि नहीं? उसको चलाओ। कोटी कॉलोनी पुलिस चौकी का सीसीटीवी फुटेज है, उसको चलवाओ अपने सोशल मीडिया पे। फिर मेरे चंबा जो मसूरी रोड पे मेरा रूम था, वहाँ आगे HDFC बैंक है और वहाँ पे भी सीसीटीवी होगा। वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा है। और जो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मेरे को स्विफ्ट कार में उठाया, तो पहले तो मैं जाते हुए दिखूंगा, फिर पीछे से कुछ देर बाद तो स्विफ्ट कार आएगी कोई ना कोई, हवा में तो आई नहीं होगी गाड़ी, तो वो स्विफ्ट कार दिखाई देगी। अब रात को 12:30 बजे जाग तिराहे में जब ये चाकू पकड़ा रहे थे, 2 व्यक्ति आए थे बाइक से वहाँ पे। उन्होंने वो व्यक्ति तो कहाँ से दिखाई देंगे? हाँ, वो भी तो दिखाई देंगे जब वो चंबा से आएंगे। पर मान लो कि बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही होंगी वहाँ से, लेकिन चंबा पुलिस की गाड़ी आई रात को 12:30 बजे के बाद जाग तिराहे में। वो गाड़ी तो दिखेगी ना। पेट्रोल पंप है पुरानी टिहरी रोड पे, उसका सीसीटीवी रिकवर करवा लो। तो कहीं ना कहीं आपकी मांग है कि सीसीटीवी फुटेज आएगी तो जो आपकी कहानी है अब पता चल जाएगा। और अब लोग पता क्या बोल रहे कि टाइम ज़्यादा हो गया, सीसीटीवी रिकवर तो हट गया होगा कि, तो ऐसा होता नहीं है। जो कैमरा एक बार रिकॉर्ड करता है ना, वो कभी भी डिलीट नहीं होता, रिकवर हो जाता है। सालों साल का होता है रिकवर। जो पुलिस जब FSL के लिए भेजती है तो सालों साल का रिकवर होता है। FSL क्या होता है? फॉरेंसिक लैब। हाँ, लैब होती है। अगर मतलब जैसे आपने अपने कैमरे से कुछ रिकॉर्ड कर लिया, फ़ोन से कुछ रिकॉर्ड कर लिया, उसको डिलीट मार दिया, तो रिकवर तो होता है ना। वो बिल्कुल रिकवर होता है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है, रिकवर होता है वो। तो करवाओ ना, रिकवर करो। जेल की सीसीटीवी फुटेज तो रहती होगी 6-7 महीने तक। बैंक की भी बहुत काफ़ी लंबी रहती है, काफ़ी स्टोरेज रहता है। कहीं से भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही है अभी। कहाँ मिल रही है? कोई ना कोटी कॉलोनी पुलिस चौकी की सीसीटीवी फुटेज रिलीज़ कर रहा है आयुष अग्रवाल, ना जेल की कर रहा है, ना HDFC बैंक की कर रहा, ना पुरानी टिहरी पेट्रोल पंप की कर रहा। जो चंबा की पुलिस आई थी 12:30 बजे रात को, तो सीसीटीवी फुटेज में तो दिखेगा ना कि हाँ आ रही है 12:30 बजे रात को चंबा पुलिस, है कि नहीं? तो इतने मतलब सबूत बहुत सारे हैं। मेरा फ़ोन हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया तो लोकेशन तो दिखाएगा कोटी कॉलोनी पुलिस चौकी की। अभी वो फ़ोन कहाँ है अभी? वो अभी
लमगांव पुलिस के पास है, मतलब लमगांव पुलिस के पास है। तो आपने मांगा नहीं फ़ोन आपके वकील नहीं, ने? आपने वो उन्होंने जब्त कर रखा है, बोल रहा कि हमने एफएसएल के लिए भेज रखा केस को। केशव भाई वापिस आते हैं जरा। 13 दिन के बाद आपने बोला आपकी फिर दूसरी हियरिंग हुई थी जेल में। 13 नहीं बल्कि 9 दिन में मेरी जीएम कोर्ट में लग गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे बताया मैंने, अपनी छोटी सी चाटें दिखाई मैंने। आपका सरकारी वकील आपके साथ था वहाँ पे? हाँ ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद, 13 दिन बाद वहाँ लगी सीजीएम कोर्ट में। तो जब आपकी तारीख लगती थी क्या ये पुलिस वाले भी आते थे जो आपको लेकर गए थे? नहीं, पुलिस वाले दरअसल ऐसा है ना, चार्जशीट के बाद आता है, जब चार्जशीट जमा होती है ना, अच्छा, उसके बाद होती है गवाही। अच्छा। इन्होंने 3 महीने पहले तो ये है ना, मैंने सीजीएम के पास मेरे 13 दिन में तारीख लग गई थी सीजीएम साहब के पास। मैंने सीजीएम साहब को पूरा घटनाक्रम बताया जो भी मेरे साथ हुआ है। फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ, फिर दूसरे सीजीएम साहब आए, उनको भी बताया मैंने कि मेरे साथ ये हुआ है। और आज मेरी तारीख थी ना, तो एडीजे के पास अभी तक मेरी तारीख नहीं लगी। एडीजे साहब के पास मेरी आज से पहली तारीख लगी। हाँ। और बता दिया मैंने, आज भी बताया उनको मेरे साथ ये घटनाक्रम हुआ। तो क्या कहना है जज साहब का? जज साहब ने बोला कि आपको न्याय मिलेगा। कि कहा है? हाँ, कहा है। और आपको यकीन है अपनी कानून पर? ना, पर ये भी तो है कि जांच जब पुलिस से हटेगी तभी तो न्याय मिलेगा। पुलिस से हटेगी मतलब? जब कोर्ट मतलब खुद की निगरानी में जांच करवाएंगे, जब जज साहब खुद की निगरानी में करवाएंगे जांच, जब खुद जज ऑर्डर देंगे कि भाई निकालो भाई सीसीटीवी फुटेज, निकालो भाई केशव थलवाल की लोकेशन, फ़ोन की लोकेशन निकालो भाई, इसकी था भाई कोटी कॉलोनी पुलिस चौकी में 9 मई की रात को नहीं था भाई, हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है, लोकेशन तो दिखाएगा मेरे कोटी कॉलोनी चौकी की, है कि नहीं? कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा ना, जब हॉटस्पॉट से कनेक्ट हुआ है। पुलिस वाले की लोकेशन दिखाएगा। वहाँ जागतराय में लेकर गए मेरे को रात को 12:30 बजे, रात को 12:30 बजे रात को झंका मराने गए थे वो वहाँ पे पुलिस वाले। अगर जांच होगी तो हर चीज़ बाहर आएगी, कहीं ना कहीं ये मानना बिल्कुल है। और हकीकत बात है, जब टेक्निकल चीज़ें इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं आजकल, टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, लोकेशन निकालने में क्या टाइम लग रहा है? कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, 1-2 दिन में निकल जाता है। भाई आप जेल में थे जब 13 दिन आपकी वहाँ से सुनवाई चलती रही, आपकी माताजी भी आई, माताजी मीडिया के पास भी गई, गांव वाले भी आए, गांव वाले मिलने आते थे। हाँ, दोस्त भी आए। तो दोस्तों ने किस तरीके से सपोर्ट किया आपको? आपके जो गांव के लोग थे किस को सपोर्ट कर रहे थे बाहर जेल के किसी तरीके से आपको? देखो, मीडिया पे जाके या कुछ? नहीं, मीडिया के लिए तो लोगों ने भी मना कर रखा था उस टाइम पे कि अभी मत जाओगे, पहले चार्जशीट आने दो। और चार्जशीट भी पुलिस वालों ने ठीक 3 महीने में भेजी। तो 3 महीने तक आप जेल में ही थे? जेल में ही रहा मैं, मतलब मैं तो 4 महीने रहा जेल में। 4 महीने? हाँ, ये केस ऐसा है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर केस ऐसा होता है, इस पे जब तक चार्जशीट नहीं आई तब तक बेल नहीं होती। इसमें चार्जशीट आई तब बेल होगी। तो चार्जशीट आपकी कब आई फिर? 3 महीने में इन्होंने चार्जशीट भेजी। जब चार्जशीट भेजी तो उसके बाद भी इन्होंने पता क्या बोला कि अरे चार्जशीट में हमने कोई गलत धारा लगा रखी कि इसको ठीक करना है, 15 दिन का टाइम और दे। उसमें और ज़्यादा टाइम लग गया। फिर 15 दिन का टाइम और मांग लिया इन्होंने। फिर जब चार्जशीट पूरी आ गई उसके बाद आपकी फिर होगी मेरी बेल। फिर बेल हुई? तो अभी आप बेल पे हो? फिर बेल हुई मेरी। अच्छा, मेरा बेल होते होते मतलब 4 महीने रहा मैं पूरा। ठीक है। तो फिर बेल हुई, उसके बाद ये जो पूरी की पूरी कहानी है, पूरा जो घटनाक्रम जो आपके साथ हुआ, कैसे हिम्मत आई आपके अंदर कि ये आप लोगों को बताओ? और कितने दिनों के बाद आपने बताया है जेल के बाहर आने के बाद? जेल के कितना 3-4 दिन बाद बता दिया होगा मैं, 3-4 दिन बाद। कि कैसे, किस तरीके से बताया आपने, किस माध्यम से बताया? मैंने तो सबसे पहले आशुतोष भाई जी को फ़ोन किया। आशुतोष नेगी जी को? हाँ, सबसे पहले उन्हीं को कॉल किया। उन्होंने बोला अंकिता भंडारी की बरसी है तो आ जाना, पर वहीं पे बता देना, सारे मीडिया वाले आ रहे हैं। अच्छा। तो गया मैं, पौड़ी गया, पौड़ी में जहाँ अंकिता भंडारी की बरसी हो रही थी, तो गया वहाँ मीडिया वाले भी आ रहे थे सारे। हाँ। आशुतोष भाई ने बोला बता। हाँ। फिर बताया मैंने। उस टाइम आपने वहाँ पे जो है पूरी की पूरी कहानी वहाँ पे बता दी, उस दिन बताई आपने? आशुतोष भाई ने बोला ना कि अब ऐसा है, अंकिता भंडारी की बरसी है तो उस दिन बताना, कि उस दिन मीडिया वाले भी आएंगे सारे। अब एक पत्रकार को बता के मतलब वो होता ही है ना, क्या फायदा मेरे को बताना, तो सारे आ जाएंगे उस दिन, तो उसी दिन बता। तो उस दिन आपने सारी बात बताई? हाँ, उस दिन सारी बात। फिर क्या हुआ उस दिन के बाद, ये बताइए। उस दिन के बाद क्या होना, फिर ये आईजी गढ़वाल जी ने जांच बल, हम वहाँ दे रहे बल, क्या पौड़ी से पौड़ी दे रहे बल जांच, चाहे पौड़ी दो चाहे हल्द्वानी दो, करेंगे पुलिस वाले ही, और करना उन्होंने कुछ है नहीं। ऐसा लगता है आपको कि कुछ नहीं करेंगे? तो आज से पहले भी कहाँ किया पुलिस ने। आप देख लो, अंकिता भंडारी के पिता को दौड़ाया पुलिस वालों ने इधर उधर, 3 थानों में दौड़ाया, पटवारी के पास दौड़ाया कि उधर जाओ उधर जाओ।
फिर जब लापरवाही आई उनकी पुलिस वालों की पटवारियों की लापरवाही सामने आई, तो पुलिस वालों पे तो खैर कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। दो पटवारी पे कार्रवाई हुई, उनको सस्पेंड कर दिया पर फिर 8-9 महीने बाद फिर बहाल कर दिया उनको। अब फिर वो ऐसी हरकत करेंगे, फिर किसी दूसरे अंकिता भंडारी के पिता को दौड़ाएंगे इधर उधर। आपने केशव भाई मीडिया में आके अपनी बात रखी, उसके बाद किस प्रकार का सपोर्ट आपको मिला? क्या लग रहा है आपको? लोग आए सपोर्ट में, कहीं ना कहीं यूकेडी ने भी आपका समर्थन दिया, और भी कुछ लोग क्या आपको समर्थन दे रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा आपने अभी रिसेंटली अपना नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, क्योंकि वो तो आप बता रहे हो कि बंद कर दिया गया था आपका। हाँ, तो वो आपने तो नया उड़ाया अकाउंट कब बनाया? अब जब ये मीडिया पे बता दिया था उसके बाद आपने शायद से अपना नया अकाउंट बनाया, उसके बाद आपको किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है आम जनमानस से, जानना चाहूँगा थोड़ा। आम जनमानस से ये कि रैली हुई थी, आए थे लोग। कितने लोग रहे होंगे करीबन उस दिन? लोग तो पता नहीं कितने थे, पर अच्छा। मतलब ज़्यादा होने चाहिए थे मेरे हिसाब से ना, क्योंकि कम ही थे वैसे, ज़्यादा होने क्या क्या कहना चाहोगे? क्या लगता है केशव भाई, जब उत्तराखंड में जैसे अंकिता भंडारी हमारी बहन थी, और भी कई सारे किस्से होते हैं, जब कोई इंसान इस दुनिया को छोड़ के चले जाता है, लोग उसके इंसाफ की मांग करते हैं, पर आज यहाँ पे बंदा खड़े होकर अपनी कहानी बता रहा है, वो बता रहा है कि उसको प्रताड़ित किया गया है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। क्यों लोग साथ नहीं दे रहे हैं? क्या लगता है आपको? लोग तो दे रहे हैं साथ, लेकिन सोशल मीडिया पे ही दे रहे हैं। मतलब कमेंट करने से देखो कुछ तो होने वाला है नहीं। मेरे साथ हुआ है, इसके खिलाफ जो बनते ना नेता आजकल खुद को कि हम क्रांतिकारी नेता हैं, तो बहुत सारे क्रांतिकारियों ने भी मतलब इस मामले में अपने मुंह में दही जमा रखी, बोल नहीं रहे हैं। खुद हम अपने ही नेता को ले लेते हैं, प्रताप नगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी को। अब वो किसको दे रहे, उसको एसएसपी को दे रहे वो शिकायत पत्र मेरे मामले में। अब उसने मेरे को खुद फंसाया और तुम उसी को दे रहे हो शिकायत पत्र। 3 थानों की पुलिस ने मेरे को फंसाया है, चंबा, कोटे कॉलोनी, लमगांव पुलिस। तो बिना एसएसपी के ऑर्डर का, तो भैया बिना एसएसपी के ऑर्डर के या सपोर्ट के तो फंसाया नहीं होगा उन्होंने। जब ऊपर से सपोर्ट होगा तभी उन लोगों ने ऐसी हरकत मेरे साथ की है। अब तुम उसी को दे रहे हो शिकायत पत्र से। क्या शिकायत पत्र में भी क्या लिख रहे हो? CBCID की वो करो मांग, सीधा लिखो ना उसमें, इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करो, देने भी हो तो। और तुम भाई विधायक हो, तुम्हें पहले तो DGP को देना चाहिए था, मुख्यमंत्री को देना चाहिए था। तुम किसको दे रहे? SSP को दे रहे। तो मतलब ये अकल है हमारे नेताओं की। और किया क्या मतलब UKD, अब देख लो, मैं UKD ने किया मेरी मदद, UKD ने। और जो हमारे यहाँ के विधायक हैं वो तब आ रहे, सामने भी कहाँ आ रहे वो ढंग से। अरे देते मुख्यमंत्री को देते पत्र, लिखते उसमें कि भाई CBI जांच करो, नहीं तो हम रोड पे बैठने वाले हैं। मतलब सरकार तो BJP की है ना अभी, तो कांग्रेस वालों को तो खूब हल्ला करना चाहिए था। त्रिवेंद्र सिंह रावत है, बल्कि उन्होंने जी बोला मेरे लिए, बिल्कुल बोला कि इसमें जांच होनी चाहिए ढंग की। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कम से कम बोला तो मतलब बोलना विपक्ष पार्टी को चाहिए था, कांग्रेस को बोलना चाहिए था, कांग्रेस के नेता को विक्रम सिंह ने को बोलना चाहिए था। ये तो चुप हो गया। मैं विनती करना चाहूँगा उत्तराखंड के क्षेत्रीय नेताओं से, जो भी युवा नेता हैं जो तैयारी कर रहे हैं 2027 विधानसभा की। एक उत्तराखंड का भाई परेशानी में है, इंसाफ की मांग कर रहा है। आप उत्तराखंड के तमाम मुद्दे उठाते हो, हमारे भाई केशव थलवाल का भी जो मुद्दा है बहुत ही ज़रूरी है उठाना, क्योंकि अगर आज हम लोग इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, अगर आज हम लोग इस बात को नहीं बोलेंगे, आज हम अगर केशव भाई के इंसाफ की मांग नहीं करेंगे, तो ये कल आप में से भी किसी के भाई या बहन के साथ हो सकता है। क्योंकि जब बीतती खुद पे है तभी इंसान को याद आती है। आज उत्तराखंड का भाई परेशानी में है, क्यों इसके समर्थन में लोग नहीं आ रहे हैं, क्यों उत्तराखंड बोल नहीं रहा है? इन्होंने बिल्कुल सही बात करी कि छोटे छोटे मुद्दों पे तो आप इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बना दोगे, लेकिन आज मेरे भाई को जब इंसाफ की ज़रूरत है तो कोई सामने नहीं आ रहा है। मुट्ठी भर के लोग, आप बोल रहे हो कि रैली में इतने लोग आए कि बहुत कम थे। आप जिस हिसाब से घटना है उस हिसाब से कहाँ आए लोग? अगर लोग आते, भीड़ भाड़ ठीक ठाक होती तो होते ना वो सस्पेंड। क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि भैया कोई इस दुनिया को छोड़ के चल जाए तब आप उसके लिए कैंडल मार्च करोगे, तब उसके इंसाफ की मांग करोगे? आज भाई यहाँ पे खड़ा है, सारी शिकायत बता रहा है, पूरा उसके साथ जो घटनाक्रम हुआ है वो बता रहा है, फिर भी कोई बोलने नहीं आ रहा है। किसका इंतजार कर रहे हो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैं आप सभी से विनती करूंगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और केशव थलवाल भाई के सपोर्ट में खड़े जरूर होइएगा। आज उत्तराखंड को एकजुट होना पड़ेगा। खाली सोशल मीडिया से नहीं होगा, रोड पे उतरना पड़ेगा बिल्कुल। और अभी तो खैर मेरा ऐसा है कि अभी कुछ कागजी कार्रवाई करनी है, मतलब कुछ देंगे कहीं एप्लीकेशन वगैरह ना, हाई कोर्ट वगैरह। तो आप हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे इस मुद्दे को? क्यों नहीं जाऊँगा, हाई कोर्ट जाऊँगा।
तो केशव भाई मैं जानना चाहूँगा, इतना सारा घटनाक्रम आपके साथ हुआ, शर्मसार कर देने वाली घटना है, और कहीं ना कहीं मुझको भी शर्म आती है कि कोई इस प्रकार का गलत काम कर सकता है, इतना गंदा काम मैं बोलूँगा, मतलब इंसानियत से भरोसा उठ जाए। मतलब मुझे जब आप ये पूरा घटनाक्रम बता रहे थे, मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था उनको एक पल के लिए भी क्या दया नहीं आई कि इस बंदे को हम किस तरीके से मार रहे हैं, मतलब 1% उसको उनको दया नहीं आई सुन के ही, मतलब दया कहाँ से आएगी उनको। अब क्या आपकी डिमांड है उत्तराखंड सरकार से, प्रशासन से, शासन से? क्या कहना चाहते हो, क्या चाहते हो आप? इंसाफ कैसे होगा केशव थलवाल के साथ, ये जानना चाहूँगा। देखो, इंसाफ तब होगा जब मेरे केस में सीबीआई जांच होगी। आपको सीबीआई जांच चाहिए? मेरे को सीबीआई जांच, तभी तो दोषी पाए जाएंगे, तभी तो ये जेल जाएंगे पुलिस वाले। तभी आपको तो नहीं लगता कि हाई कोर्ट से ये केस खत्म हो पाएगा? खत्म तो 2 मिनट में हो रहा है ये केस। ये केस है कोई? सारे प्रूफ है मेरे पास है, खत्म, सारे प्रूफ है, केस नहीं है ये कुछ। केस तो खत्म है ये, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे केस में सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच में सीबीआई जो वो हैं प्रूफ खोद के निकाले, जैसे सीसीटीवी फुटेज होगी, इनकी लोकेशन हो गई, वो चीज़ निकाले, मतलब पक्के सबूत निकाले जिनसे इनकी नौकरी हमेशा के लिए चली जाए और ये जेल चले जाए। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मेरे पास प्रूफ है। आप चाहते हो जो आपके गुनहगार हैं वो जेल में जाएं? वो जेल में जाएं, तब आपको इंसाफ मिलेगा? तब मिलेगा इंसाफ, हाँ। मतलब वो, और ये तभी होगा जब सीबीआई जांच होगी, इनका नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट भी चाहते हैं आप? नार्को टेस्ट भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, मेरी मांग है सीबीआई जांच की। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पुलिस वाले झूठ बोल रहे, होता है ना, ये कन्फ्यूजन होता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले नार्को टेस्ट करवा लो। नार्को टेस्ट आपका भी होगा नार्को टेस्ट? मेरा भी करवाओ, और अगर नार्को टेस्ट में ये पता चलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ तो फिर करवाओ सीबीआई जांच। झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे पे ही होगा वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर सच बोल रहा हूँ तो सीबीआई जांच तो करवा दो। नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है केशव थलवाल भाई, बोल रहे हैं मेरा नार्को टेस्ट करिए, उसके बाद जब आपको ये नार्को टेस्ट का रिजल्ट मिल जाए, उसके बाद लगेगी ये सच बोल रहे हैं, तब सीबीआई जांच तब करो सीबीआई जांच, उससे पहले मत करो। उससे पहले मत, पर करो तो सही, करो तो सही, कुछ तो करो। केशव थलवाल भाई आज इंसाफ की मांग को लेकर हमारे साथ यहाँ पर आए थे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने अपना कीमती समय निकाला, क्योंकि आप कहीं ना कहीं व्यस्त हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको इंसाफ दिला पाएँ। बाकी जाते जाते क्या जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज आपका रहेगा? देखो, ऐसा है, मेरे साथ मैं चाहता तो चुप भी रह सकता था, जैसे इससे पहले लोग थे चुप। बिल्कुल, 5 लोग आपके बाद आए, उसके पहले भी मैं चाहता तो चुप रह सकता था। अगर मैं चुप रहता तो ये धर्मेंद्र रौतेला करते रहता, जो इसको आदत पड़ी हुई मूतने की, थूक पिलवाने की, फर्जी केस करने की, इसको आदत पड़ी हुई है। तो अगर मैं मेरे साथ जो हो गया वो हो गया। अब आप लोगों को इस धर्मेंद्र रौतेला के खिलाफ आगे आना है, सीबीआई जांच की मांग करनी है, ताकि ऐसे पुलिस वाले जेल में जाए, और जब ये ऐसे पुलिस वाले जेल में जाएंगे तभी और पुलिस वाले सुधरेंगे, और सुधरेंगे तो फिर उत्तराखंड अच्छा हो जाएगा हमारा। बिल्कुल। और आज मेरे साथ हुआ है, कल के दिन किसी के साथ भी हो सकता, मतलब नहीं होगा फिर किसी के साथ, ये कहने का मतलब ये है। और सबको सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए मेरे हिसाब से, और सपोर्ट करना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग तो सबको करनी चाहिए। अभी तो मेरा थोड़ा काम है, कागजी कार्रवाई है, ठीक है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं इस धर्मेंद्र रौतेला को, और जिन जिन पुलिस वालों ने मेरे साथ गलत किया है। मैं दिल्ली जंतर मंतर तक अभी प्लान है मेरा, वहाँ भूख हड़ताल करने का। दिल्ली जाऊँगा जंतर मंतर पे, मतलब मेरा जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक मैं लगा रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं इसको। ज़िंदगी तो ख़राब करी दी इसने, अब इनकी ज़िंदगी ख़राब करेंगे ना। पर लेकिन आप हार नहीं मानोगे? हार क्या मानना, अब ज़िंदगी तो ख़राब करी दी, अब लगा रहूँगा इसके पीछे, ताकि मतलब ये अल्लाह ऐसा किसी और के साथ ना हो। केशव थलवाल भाई हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, उत्तराखंड टिहरी लमगांव से आप बिलोंग करते हैं, और अपनी पूरी कहानी आज हमारे साथ, आप सभी के साथ इन्होंने साझा करी, और इनकी मांग है कि इनको इंसाफ मिले, और जब तक केशव थलवाल को इंसाफ नहीं मिलेगा वो लगा रहेगा। और मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड का जनमानस जो उत्तराखंडियत को मानता है, जो उत्तराखंड को मानता है, वो केशव थलवाल भाई के सपोर्ट में ज़रूर आए, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ग्राउंड लेवल हो, हर तरीके से केशव थलवाल भाई को सपोर्ट करें। और सीबीआई जांच की मांग आज हम भी करते हैं, आप सब भी करिए। #CBI for केशव थलवाल, #Justice for केशव थलवाल पूरे सोशल मीडिया पर चलना चाहिए। मैं केशव भाई आपका धन्यवाद करता हूँ, आप आए, और मैं आशा करता हूँ आपको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, और हम फिर से
उत्तराखंड को एक अच्छा प्रदेश बना पाएँ, यही कामना करते हैं। और बहुत सारे लोग शांत रह जाते हैं, लेकिन आपने आवाज़ उठाई, वो एक बहुत बड़ी बात है। और आपने इतने सारे लोगों के बारे में सोचा, वो भी बहुत बड़ी बात है कि आगे जाके ऐसा ना हो। मैं इससे पहले भी पुलिस पे वीडियो बना ही रहा था। मैं काफ़ी वीडियोस बनाई थी पुलिस पे, लोगों को न्याय दिलवाने के लिए। बिल्कुल। जब मैं लोगों को न्याय दिलवाने के लिए पुलिस पे वीडियो बना सकता हूँ तो खुद के न्याय के लिए खुद को तो दिल बनता है। न्याय के लिए तो बोलोगे ना, है कि नहीं? बिल्कुल। धन्यवाद केशव भाई आने के लिए।